हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लासेस टॉपर माइंड। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों अभी जो इस वीडियो में बताने वाले हैं समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और सभी भेदों को फुल्ली ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सबसे पहले कहता है समास किसे कहते हैं, उसका परिभाषा है। समास देखिए, दो अथवा दो से अधिक पदों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है उसे समस्त पद अथवा तथा इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समझ में आया? मतलब दो या दो से अधिक पद को मिलने से देखिए एक नया स्वतंत्र पद बनता है ना, तो उस पूरे को समस्त पद और ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समझ में आ गया? इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए इसकी कुछ विशेषताएं भी होती है जो हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि समास के क्या क्या विशेषताएं होती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली बात ये है कि समास में दो पदों का योग होता है। समास में दो पदों का योग होता है। समझ रहे हैं ना? समास में दो पदों का योग होता है, यानी जब भी आप समास देखोगे तो उसमें देखना ये है कि उसमें दो पदों का योग होता है। और दूसरी बात तो ये है कि दो पद मिलकर, समझ रहे हैं ना? दो पद मिलकर एक पद जो है, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, है ना? एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये हो गया कुछ विशेषताएं कि समास में दो पद जब भी रहेगा, समास में तो दो पद रहेगा और दोनों पद मिलकर एक नया पद बनता है, यानी एक नया रूप धारण कर लेता है। समझ में आ रही है ना? और तीसरी विशेषता इसका यह है, तीसरी विशेषता जो है इसकी वह ये है कि दो पदों के बीच, समझ रहे हैं ना? दो पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी कि दो पदों के बीच में जो विभक्ति आती है उस विभक्ति का लोप हो जाता है। और हमारा चौथा जो है विशेषता यह है कि दो पद में कभी जो है पहला पद प्रधान रहेगा। समझ में आ रही है? कभी पहला पद प्रधान रहेगा तो कभी कभी यह होता है, कभी कभी दूसरा पद प्रधान रहेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? कभी कभी जो है, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी दोनों पद प्रधान रहता है, दोनों पद जो है प्रधान होता है। तो ये हमारा चौथा विशेषता है समास को पहचानने का तरीका, जो कि हम आपको इस वीडियो में ट्रिक ज़रूर बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। पूरा वीडियो को गौर से देखोगे तो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ जो है इसको कैसे पाएंगे। चलिए, तो ये तो समास की विशेषताएं हो गई है। अब चलिए हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि देखिए समास के कितने भेद होते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं समास के प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं। सबसे पहले द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठा बहुव्रीहि समास। यानी समास जो है उसके 6 भेद होते हैं: द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। अब देखिए इन सभी को कैसे पहचानेंगे, क्लियर है? कैसे पहचानेंगे, ये पहचानने का आपको आगे ट्रिक भी दिया जाएगा, साथ ही साथ सभी का आपको परिभाषा भी दिया जाएगा। वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला भेद है द्वंद्व समास। समझ रहे हैं ना?
द्वंद्व समास। अब बात यह है कि द्वंद्व समास का जो है डेफिनेशन क्या होता है, उसका परिभाषा क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, समझिएगा, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आ गया। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे में देखिए पहले लिखा हुआ है कि माता पिता, अब इस तरीके से लिखा हुआ है माता पिता, तो देखिए माता भी अपने आप में एक प्रधान है और पिता भी प्रधान है, तो ये हो गया द्वंद्व समास। उसके बाद जो है दूसरा नंबर में लिखा हुआ है ना, दूसरा नंबर में लिखा हुआ है, मैंने ले लिया राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण, अब आप बताइए राम लक्ष्मण जो है इसमें दोनों पद प्रधान है, राम भी प्रधान है, लक्ष्मण भी प्रधान है। इसी प्रकार से मैंने ले लिया दाल रोटी, मैंने ले लिया दाल रोटी। देखिए दाल रोटी बीच में हैपन लगा रहेगा, आप ध्यान दोगे ना तो बीच में हैपन लगा रहेगा। यही इसका ट्रिक है कि अगर द्वंद्व समास पहचानना है तो बीच में हैपन लगा रहेगा। 100% इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया द्वंद्व समास। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा बड़ा। छोटा बड़ा, अब देखिए छोटा बड़ा में आप क्या देख रहे हैं ना कि ये भी पद प्रधान है और ये भी, दोनों पद प्रधान है, तो याद रह जाएगा जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। और इस समास के विग्रह में जो है बीच में और या फिर अथवा या आदि योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब आप इसका विग्रह करेंगे ना, देखिए बीच में और जरूर आएगा। जैसे माता पिता, आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, माता पिता का विग्रह करिएगा तो माता और पिता हुआ ना। इसी प्रकार से राम लक्ष्मण का विग्रह करेंगे तो राम और लक्ष्मण हुआ। दाल रोटी का विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी हुआ। छोटा बड़ा का विग्रह करेंगे तो छोटा और बड़ा हुआ। क्लियर है छोटू। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं समझ में आ गया। ट्रिक भी समझ में आप लोगों को आ ही गया होगा लगभग, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा नंबर में है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जिस समस्त पद में, मतलब पूरे पद में अगर पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, समझिएगा, संख्यावाचक विशेषण हो, अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो तो उसे द्विगु समास कहेंगे, उसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे में मैंने ले लिया कि पंचवटी, मैंने ले लिया पंचवटी। अब आप देख पा रहे हैं कि पंचवटी में ये देखो पंच लगा हुआ है ना, पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण है। अब इसका ट्रिक कैसे पहचानोगे कि सर इसका ट्रिक क्या होगा, तो देखिए इसका ट्रिक ये है कि पहला पद में ना नंबर जरूर रहेगा। मतलब देखिएगा पहला पद इसका जो रहेगा, पहला पद उसमें नंबर जरूर रहेगा, नंबर जरूर रहेगा। अगर नंबर रहेगा ना, नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 इस तरीके से कुछ लिखा रहेगा हिंदी में, तो यही उसका ट्रिक हो गया कि मतलब हम उसे कहेंगे द्विगु समास। देखिए आगे द्यू है कि नहीं, तो द्यू मतलब दो, तो इस तरह से मतलब समझ आना है कि अगर पहला पद जो ना नंबर रहेगा तो द्विगु समास हो गया। अब जैसे पंचवटी में मैंने ले लिया पंच, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने ले लिया त्रिलोक। अब देखिए त्रिलोक कौन समास हो जाएगा, त्रि लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बोला चौराहा, चौराहा। अब आप देखिए चौराहा में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4, चौराहा। तो इस तरीके से ये हो गया द्विगु समास। और भी मैंने ले लिया पंच तत्व, मैंने ले लिया पंच तत्व। तो देखिए छोटू ये सब क्या है, द्विगु समास है। और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला त्रिभुवन, मैंने बोला त्रिभुवन, त्रि आया कि नहीं आया, तो आगे में त्रि लगा रहेगा। तो जितना भी शब्द आएगा ना तो आगे में जरूर पहला पद उसका नंबर रहेगा जैसे गिनती में, तो ये समझ जाना द्विगु समास है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला तीसरा नंबर पर चलते हैं, कर्मधारय समास। अभी कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो देखिए जिस समस्त पद के खंड विशेष्य और विशेषण या फिर उपमान और उपमेय होते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समझ में आ गया। अब जैसे देखिए परिभाषा से कम समझ में आया होगा, अब आपको एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा।
जैसे मैंने ले लिया समझिएगा चंद्रमुखी, मैंने ले लिया चंद्रमुखी। अभी चंद्रमुखी कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, जो कर्म को धारण किया हुआ है। मतलब कह सकते हैं, देखिए पहला पहला क्या है? विशेष, दूसरा विशेषण है। अब कैसे समझ पाएंगे? तो क्या कहता है? चंद्रमुखी, जिसका मुख चंद्र के समान हो जिसका मुख चंद्र के समान हो, उसे क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। मतलब इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है। इसी प्रकार से लाल मिर्च, लाल मिर्च। अब मैंने बोला लाल मिर्च, तो पहले आगे क्या आया? विशेषण आया, लगा हुआ है। तो विशेषण जरूर लगा रहेगा, तो आपको समझ आना। अगर विशेषण लगा रहेगा तो भी, अथवा अगर चंद्रमुखी, जिसका मतलब कह सकते हैं कर्म को धारण किया हुआ रहेगा, कोई ना कोई कर्म को धारण किया हुआ रहेगा, गुण बताएगा इसमें। तो ट्रिक इसका ये हुआ कि देखिए गुण के बारे में बात करेगा। जैसे मिर्चाई कैसा है? लाल है, तो गुण बताया कि नहीं बताया? मुख चंद्रमुखी, इसका गुण कैसा है? तो चंद्रमा के जैसा है। तो ट्रिक यही है कि अगर कर्मधारय समास रहेगा ना, तो उसमें गुण के बारे में बात करेगा। तो चंद्रमुखी हो गया, लाल मिर्च हो गया। और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया काली टोपी। अब आप बताइए काली टोपी, तो देखिए जिसका टोपी काला हो, गुण बता रहा है कि नहीं बता रहा है? कर्मधारय समास हो गया। चौथा नंबर में मैंने बोल दिया कि जैसे जन गंगा, मैंने बोल दिया जन गंगा। तो देखिए गंगा किसका है? जन का है, गुण बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसी प्रकार से मैंने ले लिया पीताम्बर, मैंने बोला पीताम्बर। अब छोटू देखिए पीताम्बर, जिसका जो पीत है वो अंबर के जैसा है, तो गुण के बारे में जरूर बात करेगा, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए इसके बाद हम लोग अगला नंबर में देखिए बात करेंगे, चौथा नंबर पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान रहेगा, मतलब देखिए पूरे पद में दूसरा पद अगर प्रधान रहेगा और पहला पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाए, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो और प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो जाए, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे में हम आपको बताते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने बोल दिया राजकन्या, मैंने बोल दिया राजकन्या। अब आप देखोगे राजकन्या, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? राजा की कन्या। कहने का मतलब ये हुआ कि राजा की कन्या। देखिए तो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, तो कन्या पूरी तरीके से प्रधान है कि नहीं? तो कन्या इसमें दूसरा पद है और प्रधान भी है। समझ में आ रही है? और तो और कहता है प्रथम पद के कारक चिन्ह का लोप हो। अब इसमें कारक चिन्ह का लोप भी हो गया। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया जलमग्न, जलमग्न। जलमग्न का मतलब क्या हुआ? जल में मग्न, है कि नहीं? जल में मग्न, जल में मग्न। अब देखिए इसमें भी आप देखोगे कि दूसरा पद जो है वो मगन मतलब प्रधान है, ठीक है। और पहला पद जो है उसका कारक चिन्ह का लोप है। और भी कह सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया धनहीन, ठीक है, धनहीन। तो मेरे प्यारे बच्चों धनहीन जब मैंने बोला, तो ये धनहीन क्या हो गया? तो धन से हीन, यानी हम कह सकते हैं धन से हीन, धन से हीन। इस प्रकार से आप देखोगे दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसका दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद का जो कारक चिन्ह है उसका लोप हो जाए, तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी अब आप लोगों का यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं पाँचवा नंबर में कि अव्ययी भाव समास। अब ये अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो देखिए अव्ययी भाव समास का परिभाषा ये है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना दे, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि कहता है जिस समास में पहला पद अव्यय होना चाहिए। यानी एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला आमरण, मैंने बोला आमरण। तो आमरण का देखिए विग्रह जब करोगे, आप इसका विग्रह करिए, ठीक है। जब आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा आमरण का मतलब क्या हुआ? मरण पर्यंत, यही ना होता है इसका विग्रह, मरण पर्यंत।
तो आमरण का जब विग्रह करोगे तो मरण पर्यंत हुआ। तो पहला पद इसका कौन आया? आ। तो आ क्या है? एक अव्यय हो गया। इसी प्रकार दूसरा लेते हैं, प्रतिदिन। मैंने बोला प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब क्या हुआ? दिन दिन। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिन दिन। तो प्रति पहले में अव्यय आ रहा है ना, तो वही कर रहा है, पहला पद अव्यय होगा और जो उत्तर पद के साथ मतलब बाद वाला पद के साथ जुड़कर पूरे पद को अव्यय बना देगा। मतलब पहला पद तो अव्यय रहेगा ही, लेकिन अगला पद के साथ जुड़कर वो पूरे पद को क्या बना देता है? अव्यय बना देता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार मैंने बोला रातों रात, रातों रात। तो रातों रात का मतलब क्या हुआ? रात ही रात में, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? रात ही रात में, मतलब रातों रात यानी रात ही रात में। जब इसका विग्रह करेंगे तो यही आएगा। तो रात ही रात में, तो यहाँ पर देखिए रातों, रातों क्या हो गया? अव्यय हो गया। और अगला पद के साथ रात के साथ जुड़ करके पूरे पद को अव्यय बना दिया, है कि नहीं है? तो इसी को कहा जाता है अव्ययी भाव समास। तो अव्यय का ट्रिक ये है कि पहला पद अव्यय रहेगा तो अव्ययी भाव समास। ठीक है। और हमारा एक आखिरी बच गया छठा नंबर में, जिसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। अभी बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। समझ में आ रही है? जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, मतलब ना पहला पद ना दूसरा पद, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं रहेगा। समझ में आ रही है? उसमें कोई और पद प्रधान होता है तो उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मैंने ले लिया दशानन, दशानन। अब देखिए दशानन का मतलब कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसका अर्थ है कि 10 है आनन जिसका, 10 है आनन जिसका। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अर्थात हम कह सकते हैं रावण, रावण के 10 आनन था ना, 10 मूड़ी। तो यही होता है दशानन, जिसमें ना 10 कोई भी पद प्रधान नहीं, 10 भी नहीं, नन भी नहीं। और लेते हैं त्रिलोचन। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिलोचन में देखिए त्रिल ओचन, कोई भी पद प्रधान नहीं दिख रहा है ना, तो हम कह सकते हैं 3 है लोचन जिसका। अब आप बताइए, हम कह सकते हैं 3 है लोचन जिसका। इसका क्या अर्थ होता है? 3 है लोचन जिसका। तो किसका 3 गो लोचन, मतलब आँख का किसका 3 गो था? तो शिव के 3 आँख थे ना, तो हो गया शिव। इसी प्रकार से मैंने बोल दिया लंबोदर, मैंने बोला लंबोदर। तो लंबोदर कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसमें दोनों पद में कोई भी पद प्रधान नहीं है। या कह सकते हैं लंबा है, लंबा है उदर, लंबा है उदर जिसका। या बताइए किसका उदर लंबा है प्यारे बच्चों? तो लंबा है उदर जिसका, तो हम कहते हैं ना लंबोदर, गणेश को। अब यह समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से कंटेंट आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। बात है इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आपको इसका पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों हमारे व्हाट्सअप ऐप पे जो है व्हाट्सअप ग्रुप में, समझ में आ रही है? व्हाट्सअप ग्रुप में लॉगिन करिए यानी ज्वाइन करिए। जब आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे वीडियो देखने के बाद, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझ में आ गए? वहाँ आप इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अथवा कोई बात नहीं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लिंक अथवा ये पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले कंटेंट में, दमदार कंटेंट में। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।